प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश की एक और घटना से आपको वाकिफ करवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से अपना विज्ञान का 9वां अध्याय प्रकाश चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कर लिया। अब हम प्रकाश की तीसरी घटना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपको वाकिफ करवाना चाहेंगे। विद्यार्थियों, वास्तव में पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन की तरह ही है, बल्कि अपवर्तन का एक संशोधित रूप है। क्या होता है या कब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रदर्शित होती है, हम एक चित्र के माध्यम से इस पूरी घटना की जानकारी लेंगे। फिर जानेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, किस तरह से हमने इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को प्रकृति में देखा और बाद में अपने दैनिक जीवन में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। तो विद्यार्थियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रदर्शित होने की जो सबसे बड़ी लिमिट या सीमा है वो ये है कि प्रकाश किरण इसके अंतर्गत हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रदर्शित होती है। आपके सामने एक चित्र आपको प्रदर्शन के लिए बताया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये एक चित्र है जिसके अंदर कांच का कोई टब या जार पानी से भरा हुआ है। ये जार है, यहाँ तक मान लीजिए इसमें पानी है, इसमें पानी है, इस तरह से। विद्यार्थियों, हम जानते हैं इसमें लंबवत जो तल होता है उसको हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। ये लंबवत तल है जिसे हम अभिलंब के नाम से जानते हैं, ये अभिलंब है। विद्यार्थियों, ये पृथककारी तल है, पृथक करने वाला पृष्ठ है। ये अभिलंब है जो एक काल्पनिक अक्ष है। प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में मान लीजिए जा रही है। ये प्रकाश किरण है। एक माध्यम जल का है, पानी है, ऊपर हवा है। जल है वो सघन है प्रकाशिक रूप से, और हवा है वो प्रकाशिक रूप से विरल है। प्रकाश किरण पानी से हवा में प्रवेश कर रही है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। जैसे कि अपवर्तन की घटना, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन वास्तव में है अपवर्तन, लेकिन ये लगता परावर्तन की तरह से है कि अंदर से पूर्ण रूप से परावर्तन हो गया हो, वास्तव में है अपवर्तन का ही एक संशोधित रूप है। तो आप जानते हैं इसकी ये मूल दिशा है जो मैं बना रहा हूं डॉटेड लाइन से। विद्यार्थियों, ये इसकी मूल दिशा है प्रकाश किरण की। वास्तव में जाना इधर था, परंतु आप पूर्व से जानते हैं कि ये प्रकाश किरण जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। दूर हटने का तात्पर्य कि इस दिशा से नया आकर के ये अभिलंब है, अभिलंब से हल्का सा दूर हटेगी और इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। देख सकते हो विद्यार्थियों, अभिलंब से दूर हट गई है। इसके लिए ये कोण आई है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, और ये अपवर्तन कोण कोण आर है। विद्यार्थियों, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे ये आपतित किरण ऐसे करते जाएंगे मेरे हाथ की स्थिति में, यानी आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अब हम एक और स्थिति पे विचार करते हैं जिसमें हमने आपतन कोण को इतना बढ़ा दिया, आपतन कोण को हमने इतना ज़्यादा कर दिया कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो गया। हम पुनः टब की कल्पना करते हैं, यही टब मान लीजिए, और स्थिति सेकंड कर दी। ये फर्स्ट कंडीशन है जो एक नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी। तो अपवर्तन के पश्चात वो विलंब से दूर हटी, आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण है।
अब दूसरी स्थिति देखते हैं विद्यार्थियों, जहां पर हमने आपतन कोण को इतना बढ़ा दिया, आपतन कोण का मान इतना कर दिया कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। इस तरह से हमने कर दिया है। तो ये पानी से भरा हुआ जार या जग या टब है, इसके अंदर फिर वही बात, ये मान लीजिए अभिलंब है। अभिलंब है विद्यार्थियों। एक प्रकाश किरण, वही हमने आपतन कोण का मान पहले से थोड़ा सा बढ़ा दिया है विद्यार्थियों। आपतन कोण का मान पहले वाली कंडीशन से थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, देख सकते हो। ऐसी स्थिति में ये इसकी मूल दिशा थी और ये मूल दिशा के बजाय अभिलंब से दूर हट जाती है और ये इस तरह से चली गई, ये देख सकते हो। आप देख सकते हो आई ये है, अपवर्तन कोण कितने डिग्री का हो गया है, 90 डिग्री का हो गया है। जब हमने आपतन कोण का मान हल्का सा बढ़ाया, उस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान विद्यार्थियों 90 डिग्री हो गया है। इस स्थिति में हम आपतित कोण को क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही वो स्थिति है कि जब हम इससे ज़्यादा कर दें आपतन कोण को तो प्रकाश किरण जो अपवर्तन कोण है वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो आप ज्योमेट्री से वाकिफ हैं, ये इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। हम विचार करते हैं तीसरी कंडीशन पे और फिर इनके बारे में डिटेल से और अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, तीसरी कंडीशन में फिर हम टब बनाते हैं, पानी से उसको इतना ही मान लीजिए पानी है, ये अभिलंब है और ये अब की बार आपतन कोण हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, आई का मान बढ़ा दिया है। ये इसकी मूल दिशा थी और इस स्थिति में आपतन कोण क्रांति कोण से थोड़ा सा ज़्यादा कर देने पर ये प्रकाश किरण इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। अपवर्तन कोण आप देख सकते हो 90 डिग्री से बढ़ गया है, जो अपवर्तित किरण है वो वापस इसी माध्यम में लौट आई। जैसे कि यहाँ कोई दर्पण रखा हो, जैसे कि यहाँ से पूर्ण आंतरिक, यहाँ से कोई परावर्तन की घटना प्रदर्शित की जा रही हो और अंदर ही अंदर हो रही है, इसलिए इसी का नाम, इस अवधारणा का नाम, इस घटना का नाम पूर्ण आंतरिक परावर्तन रखा गया। विद्यार्थियों, अब हम इसके बारे में डिटेल से तीनों कंडीशंस को मैं एक साथ इकट्ठा करते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आपके पास पाठ्य पुस्तक है, आप उसमें देखेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ आ जाएगी और आपको सीखने में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। फिर हम इनके दैनिक जीवन के जो उदाहरण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, तीनों स्थितियां एक ही पात्र के लिए एक कंडीशन में अप्लाई की गई है। प्रकाश किरण देख सकते हो आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से कुछ दूर हटती है। आपतन कोण से अपवर्तन कोण का मान हमेशा ज़्यादा होता है इस स्थिति में जब अभिलंब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती हो। एक स्थिति ऐसी आई जब हमने आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। इस स्थिति में आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण विद्यार्थियों याद रखना बड़ा आसान है। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। आप जानते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ परिवर्तन का एक सैलाब आया था, बदलाव की एक आशा जगी थी, तो वहाँ बदलाव हो गया। वही चीज़ यहाँ है, क्रांति के जस्ट बाद बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्रांतिक कोण वहीं से नाम बना है। तो यहाँ आपतन कोण का मान आई जो है ये इतना हो गया है कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। और तीसरी कंडीशन में हमने आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यानी क्रांति कोण से थोड़ा सा ज़्यादा करते ही अपवर्तन कोण का मान 90 से ज़्यादा होगा। चूंकि 90 यहाँ था, 90 से ज़्यादा होने का मतलब प्रकाश जो अपवर्तित किरण है वो उसी माध्यम में वापस लौट आएगी।
इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या होगी? हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पूर्ण रूपेण परिभाषा जो शब्दों में बांधना है, ये घटना है, इसी को आपने शब्दों में पिरोना है। यही आपका एक तथ्यात्मक या तार्किक कार्य है कि जो आपको घटना दिख रही है, समझ आ गई, उस समझ को हमने अपने शब्दों में बयां करना ही परिभाषा है। परिभाषा क्या है? थोड़े शब्दों में पूरी घटना की जानकारी देने वाली, या जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, उसके बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी संक्षेप में जो दे, वो परिभाषा है। तो विद्यार्थियों, परिभाषा इसकी क्या होगी? जो पहले लिमिटेशंस है वो लिख लेनी चाहिए। कौन सी लिमिटेशंस है? जब प्रकाश किरण किस माध्यम से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है विद्यार्थियों? प्रवेश करती है। तो क्या काम किया जाए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो हम क्या करते हैं? आपतन कोण का मान, चूंकि ये घटना एक नेचुरल घटना है जिसमें ये होता ही है कि अभिलंब से दूर हटेगी, ये घटना हमने आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ाया है। क्रांति कोण के संदर्भ में जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया है, यहां हम जिक्र करेंगे तीसरी घटना का। क्या लिखेंगे कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक करने पर अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो क्या लिखेंगे? प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा करने पर या अधिक करने पर, जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण उसी माध्यम में, मतलब पानी के अंदर ही, सघन माध्यम में ही, उसी माध्यम में वापिस लौट आती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण है आप देख सकते हो, पहले छोटा था, फिर हमने इतना सा बढ़ाया कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। आप जो अपवर्तित किरण है वो पानी की सतह के या पृथ्वकारी तल के समांतर चली गई। देखो, पृथ्वकारी पृष्ठ के समांतर निकल गई बाहर, यानी कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री शो हुआ। हमने फिर इस स्थिति में आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। सभी माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण का मान अलग अलग होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री होता है, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे ही आपने, मान लीजिए कांच की सिल्ली होती है और आपने आपतित किरण 45 डिग्री पे पहुंचाई या 42 से ऊपर की, तो जो अपवर्तित किरण है जो पार जानी थी वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्यार्थियों, प्रकृति में ये घटनाएं कब घटित होती है या हम कहाँ देखते हैं इस तरह की घटनाएं? दो घटनाएं आप रूबरू हुए होंगे, दो से नहीं तो एक से अवश्य आप रूबरू हुए होंगे। और आप, जब मैं ये बात करूंगा उस घटना की, तो आप अवश्य अपनी स्मृतियों को प्रत्यास्मृत कर पाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। आपने गर्मियों के दौरान सड़क के ऊपर, सड़क है दूर दराज तक, आप लंबी निगाह सड़क पर डालते हैं तो आपको ऐसे नजर आता है कि सड़क पे आगे कहीं पानी खड़ा है,
कुछ विद्यार्थियों ने ध्यान नहीं दिया होगा। निश्चित तौर पे जो विद्यार्थी विज्ञान की बात करते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, वो निश्चित तौर पे जितनी भी घटनाएं प्रकृति में घटित होती है और वो मेरे से सहमत हैं, तो निश्चित तौर पे कभी भी जब आप विद्यार्थियों इधर उधर देखें तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अवश्य देखा करो भी इसमें कौन सी घटना, विज्ञान की कौन सी घटना काम कर रही है। तो आप कईयों ने तो हो सकता है सड़क देखी नहीं हो, भी सड़क पे पानी सा खड़ा होता है कि नहीं, कई तो ये बात जानते ही नहीं है कि बस में बैठे हैं, व्हीकल में बैठे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बस ठीक है। ऐसे नहीं विद्यार्थियों, आप अब आइंदा से कभी देखो तो आप देखोगे कि सड़क के ऊपर आपको अवश्य पानी खड़ा हुआ नजर आएगा। दूर तक आप देखोगे ऐसे लगेगा आगे पानी है, जैसे जैसे हम पास जाते हैं वहाँ हमें कुछ भी नजर नहीं आता। इसी तरह रेगिस्तान में मृग मृच्छिका, ये शब्द काव्य जो स्मृतियाँ हैं, जो कविताएं हैं, जो पद्य भाग है हिंदी के अंदर, वहाँ अवश्य कहीं कहीं बार दिखाई देती है। कई बार ये तथ्यात्मक जानकारियाँ कि मृग मृच्छिका दिखाई दी। मृग तृष्णा या मृग मृच्छिका क्या है कि जो मृग होता है उसको ऐसे लगता है कि रेगिस्तान में भी कहीं ना कहीं पानी नज़र आता है उसको, वास्तव में वो वहाँ जाता है तो पानी उसको नज़र नहीं आता, और उसको ऐसे लगता है कि वहाँ पानी है। होता क्या है ये देखिए विद्यार्थियों, होता ये है कि मान लीजिए ये सड़क है, चूंकि मैंने ये बताया कि गर्म दोपहरी में ये घटनाएं घटित होती है, इसका कारण भी आपको बताएंगे क्यों होता है ऐसा। सड़क के ऊपर गर्मी के दौरान खूब गर्मी पड़ती है, चूंकि सड़क होती है ब्लैक या काले रंग की, और आप जानते हैं काले रंग की वस्तुएं उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, उष्मा बहुत ज़्यादा अपने अंदर सोखती है। तो ज़्यादा अवशोषण के कारण ये सड़क है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में सड़क के आसपास की जो हवा है, इसके जस्ट ठीक ऊपर की हवा है वो गर्म होकर के कहाँ चली जाती है विद्यार्थियों, ऊपर चली जाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ सड़क के जो पास का एरिया है वो हो जाता है विरल, ये माध्यम हो जाता है विरल। चूंकि हवा ऊपर चली गई तो ऊपर का जो माध्यम है वो हो जाता है विद्यार्थियों सघन। ऐसी स्थिति में प्रकाश किरण जब आती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो वही बात ये यहाँ से बारंबार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। कुछ किरणें थोड़ी नीचे आती है, कुछ ऊपर से ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है, कुछ थोड़ा नीचे आती है। इस प्रकार अलग अलग एंगल से वह अलग अलग जगहों से प्रकाश किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर वापस लौटती है और हमको दिखाई देती है। तो इतनी बार जब प्रकाश किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है, हमारी आंखों को दिखाई देती है, तो हमें ऐसे लगता है कि सड़क पर कहीं ना कहीं पानी पड़ा हुआ है। तो वो पानी दिखाई देता है। आइंदा से यदि आपको कहीं पानी दिखाई दे, सड़क पे ऐसे नजर आए दोपहरी के अंदर, तो आप इस घटना को याद कर लेना कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटना है। यही मृग मृच्छिका में होता है, यही प्रिज्म दिव्यनेत्री में होता है विद्यार्थियों। प्रिज्म दिव्यनेत्री एक ऐसा उपकरण है जहाँ पर हम यहाँ खड़े हुए दूर की वस्तुओं को अपने पास आते हुए पास देख सकते हैं, भी वो ऐसे लगेगा कि हमारे पास ही है। जैसे ग्राउंड में हम आंखों देखा हाल देखना हो, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके बाहर दर्शक दीर्घा बहुत दूर है, तो हमें खिलाड़ी स्पष्टतः नजर नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रिज्म दिव्यनेत्री वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पे हमें उन खिलाड़ियों को बिल्कुल पास दिखाएगी, स्पष्टतः नजर आएंगे। तो ये हमारा उपयोग है। ऐसे ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपकरण है जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की जानकारी देने के काम आता है। विद्यार्थियों, आप कभी इसके बारे में डॉक्टर से या कभी पूछो तो आपको बेहतर तरीके से वो बता पाएंगे कि जब किसी व्यक्ति को अंदर आंत में या आहार नाल में कोई जख्म है, तो उस स्थिति में उसके आंतरिक अंगों का जो प्रतिबिंब है वो स्कैन करके कंप्यूटर में दिखाया जाता है या उसकी फोटोकॉपी निकाली जाती है। इस प्रक्रिया का नाम है विद्यार्थियों एंडोस्कोपी बोलते हैं। एंडोस्कोपी आंतरिक चित्रण बोल सकते हैं। कई बार कहा जाता है कि एंडोस्कोपी करवाई जाएगी।
क्या होता है एंडोस्कोपी में, यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रदर्शित की जाती है। एंडोस्कोपी में जो कैमरा या लाइट लगी होती है, वो लाइट जो एंडिंग में निकलती है, यहाँ जो लाइट निकलेगी वो क्या होती है, इसके अंदर पहले कांच के जो पतले पतले फाइबर होते हैं, धागे होते हैं, उनसे गुजारी जाती है। प्रकाश किरण जब इन कांच के फाइबर में से गुजरती है, क्योंकि फाइबर एक सघन माध्यम का निर्माण करते हैं, ऐसे इसको भेजा जाता है कि इसका जो आपतन कोण है वो 45 डिग्री के आसपास हो, मतलब क्रांति कोण से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में ये देखिए कांच की ये बाहर निकलने की बजाय इसी माध्यम में वापस लौटती है, फिर इस तरह से बाहर निकलने की बजाय ऐसे बाहर टकरा के बारंबार अपवर्तित होती हुई पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई यहाँ से बाहर निकलती है। चूंकि प्रकाश का एक बार ही परावर्तन बहुत आंखों को चकाचौंध करने वाला होता है। आपने कभी सुना होगा कि आंधा शीशी होगी जी, आधा सिर दर्द करने लग जाता है, कई बार थाली का या शीशे का जो चमक है कई बार हमारी आंखों में गिर जाती है। कहते हैं ना, आंखों में सीधी चमक मत डालो, और वैसे भी सही बात है, न तो सूरज को नग्न आंखों से सीधा देखना चाहिए, न उसकी चमक आंखों में पड़नी चाहिए, वो हमारी आंखों के लिए और मस्तिष्क के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो एक बार की जो परावर्तन है वो कितना ज़बरदस्त होता है उसका, आप देखो यहाँ तो बारंबार परावर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो लाइट निकलेगी वो अंदर की पूरी जो जगह है उसको दिखाते हुए चलेगी, और कंप्यूटर के माध्यम से वहाँ के चित्रण स्कैन करके कंप्यूटर को भेजे जाते हैं और अंदर की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों की जानकारी निश्चित तौर पे इस घटना से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये संभव हो पाता है। तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चित्र, आप इनकी अलग अलग व्याख्या कर सकते हो भी, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, और फिर इनको परिभाषा के रूप में शब्दों में पिरो सकते हैं और अंत में आप उदाहरण के जरिए समझा सकते हैं। वो सामान्य उदाहरण थे जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं होता, प्रकृति की देन है वो। चाहे आप सड़क पे पानी खड़ा हुआ देखते हैं, चाहे मृग मृच्छिका बनती हुई देखते हैं, परंतु प्रिज्म दिव्नेत्री और एंडोस्कोपी मानव ने इनमें सुधार करके अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपयोग में लाए हैं। इस तरह से हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यहीं पे समाप्त होती है। विद्यार्थियों, किसी प्रकार की कोई क्यूरीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप निसंकोच दूरभाष या मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब हम प्रकाश की आज के टॉपिक की अगली घटना का जिक्र करते हैं, जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण नाम से स्पष्ट है विद्यार्थियों, वर्ण मीन्स होता है रंग या कलर, विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। विद्यार्थियों, न्यूटन वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण पे सबसे महत्वपूर्ण काम किया था। कुछ की याद आ रही है कि सेब गिरता हुआ देख के उन्होंने बताया था कि इस गुरुत्वाकर्षण है, वही वैज्ञानिक थे। उन्होंने न्यूटन डिस्क का निर्माण किया था और समझाया कि जो सफ़ेद प्रकाश है सूर्य का, चाहे किसी भी और स्रोत का, वो निश्चित तौर पे विभिन्न रंगों का या 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब वो चक्रण करते हैं तेजी से, बहुत ज़्यादा तीव्र आवृत्ति से जब वो चक्रण करते हैं, तो उस स्थिति में हमें सिर्फ उनका सम्मिलित रूप से एक ही कलर या प्रकाश जो है वो वाइट दिखाई देता है। वास्तव में वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। उन 7 रंगों को अलग अलग करने की घटना का नाम ही वर्ण विक्षेपण है विद्यार्थियों। अब आपके किताब में तो ये प्रिज्म से दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रिज्म ही वर्ण विक्षेपण करे। आपके पास स्केल होता है, फुट्टा जिसको आप कहते हैं, लाइनिंग खींचते हैं जिससे, पटरी बोल सकते हैं, उसको भी हम लाइट के सामने रखें तो वो भी आगे 7 रंगों की पट्टिका बनाता है। किसने नहीं देखा होगा कि आसमान में बरसात के समय इंद्रधनुष बनता है, रेनबो, वर्षा का धनुष जो बनता है इंद्रधनुष, वो भी 7 रंगों की पट्टिका होती है। वर्ण विक्षेपण का उसमें भी योगदान होता है। हालांकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन
तीनों घटनाएं उसमें सम्मिलित रूप से शामिल होती हैं इंद्रधनुष में, लेकिन मुख्य जो घटना उसमें भी वर्ण विक्षेपण ही होती है। तो हम एक प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपण की घटना को जानते हैं, फिर इसके कारण के बारे में भी हम उल्लेख करेंगे। ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म वैसे तो विद्यार्थियों त्रिविमीय संरचना जो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि इसका आगे का भाग आपको दिखाई दे रहा है। प्रिज्म द्विनेत्री के अंतर्गत ये मान लीजिए 7 ये सफ़ेद लाइट है वो इसके अंदर प्रवेश कर रही है प्रिज्म में, ये यहाँ से, और जैसे ये बाहर निकलेगी प्रिज्म से तो इसके सातों रंग अलग अलग एंगल पे विक्षेपित हो जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते, पास पास ही होते हैं। सातों रंग अलग अलग हो जाते हैं, चूँकि अपने पास एक ही रंग का मार्कर है इसलिए हम एक ही रंग से आपको दिखा पा रहे हैं। ये वास्तव में ये 7 रंग होते हैं, अभी 6 हुए हैं, ये लेटेस्ट 7वां। इस रंगों का क्रम क्या होता है, इसको हम एक पर्दे पे प्राप्त करते हैं सातों रंगों को, तो उस पर्दे पर प्राप्त इन 7 रंगों की पट्टिका को हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। वर्ण विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों की पट्टिका जो पर्दे पर होती है उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, सूर्य के श्वेत प्रकाश का किसी माध्यम से गुजरने के बाद अपने अवयवी रंगों में, जिस रंगों से मिलकर बना है उन रंगों में अपघटित होने का या विक्षेपित हो जाने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। विद्यार्थियों वर्ण विक्षेपण का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि किसी माध्यम में, निर्वात के अलावा किसी और माध्यम की हम बात करें तो किसी माध्यम के लिए जो विभिन्न रंग है उनका वेग भिन्न भिन्न होता है, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है। भिन्न भिन्न वेग होने की स्थिति में ही वो रंग अलग अलग हो जाते हैं। जिसका वेग सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा विक्षेपित होगा, जिसका वेग सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम विक्षेपित होगा, सबसे कम मुड़ेगा, विचलित सबसे कम होगा। बाकी जिनका वेग सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा विचलित होगा। चूंकि इस रंगों की पट्टिका का हम क्रम देखें नीचे से ऊपर तक, तो सबसे पहले विब ग्योर नामक, आप एक हिंट से इसको याद रख सकते हैं, विब ग्योर। विब ग्योर, वी फॉर वॉयलेट मीन्स विद्यार्थियों बैंगनी, आई फॉर इंडिगो मीन्स आसमानी या स्काई ब्लू हम बोल सकते हैं, बी फॉर ब्लू मीन्स नीला, जी फॉर ग्रीन मीन्स हरा, वाई फॉर येलो मीन्स पीला, ओ फॉर ऑरेंज मीन्स संतरा, और रेड, आर फॉर रेड मीन्स लाल। संतरा बोल देते हैं, कई बार इसको नारंगी भी कह देते हैं, एक ही बात है, नारंगी या संतरा कलर। एक और भी तरीका है, ला ना पी हनी आप, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जामुनी भी बोलते हैं, बैंगनी, बैंगनी को हम क्या बोलते हैं, जामुनी भी कह देते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप इसको याद रख सकते हैं, अलग अलग रंगों के स्पेक्ट्रम को अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विक्षेपित हुआ, बैंगनी, क्योंकि इसका वेग सबसे कम है। निर्वात में तो सभी रंगों का वेग समान होता है, परंतु जैसे वो किसी माध्यम से गुजरते हैं किसी विशेष एंगल से, ये श्वेत प्रकाश था, तो जिसका वेग सबसे कम होगा, वेग उसी का सबसे कम होता है जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। विद्यार्थियों लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य से मतलब हम मान सकते हैं प्रकाश के रंगों की मारक क्षमता कितनी दूर तक जा सकता है। चूंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है इसलिए ये सबसे कम विक्षेपित होता है, इसी कारण ये सीधा जाता है। बाकी रंग हैं उनका तरंग दैर्ध्य नीचे दिए गए क्रमों के हिसाब से धीरे धीरे कम होता जाता है, इसलिए विक्षेपण ज़्यादा आता जाता है। बैंगनी रंग का तो सबसे कम होता है इसलिए सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है। तो आइंदा से आप कभी आसमान में इंद्रधनुष देखें तो ये देखें कि सबसे नीचे कौन सा कलर है, सबसे ऊपर कौन सा कलर है। चूंकि
लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा विद्यार्थियों, दूर तक जितने भी निशान दिखाई देने वाले बनाए जाते हैं वो लाल रंग के ही होते हैं। आपके वाहनों के इंडिकेटर, चाहे ट्रैफिक लाइट में रुकने का संकेत करने वाली रेड लाइट हो, चाहे खतरे के निशान शो करने हो, हम हमेशा लाल रंग से शो करते हैं, दिखाते हैं। इसका कारण मुख्य रूप से यही है कि लाल रंग दूर तक दिखाई देता है, तो दूर तक खतरे का आभास हो जाए, व्यक्ति अपने वाहन है या जो भी अपनी स्थिति है उसको पहले से संभाल सके। ट्रैफिक लाइट में सबसे ऊपर की जो लाइट होती है विद्यार्थियों, वो रेड होती है, उसके जस्ट नीचे येलो और सबसे नीचे ग्रीन होती है। ये येलो होती है, पीली होती है, ये लाल रंग की होती है लाइट, और सबसे नीचे वाली लाइट है वो ग्रीन होती है। विद्यार्थियों, रेड का मतलब है चलने का सिग्नल, पीले का मतलब है तैयार हो जाइए, और ग्रीन का मतलब नहीं, रेड का मतलब रुकने का, येलो का मतलब तैयार हो जाइए, और ग्रीन का मतलब चलिए। आप किसी ट्रैफिक चौराहे की कल्पना कीजिए जहां खूब भीड़ भाड़ है, जैसे ही रेड लाइट होती है पीछे तक जो व्हीकल आ रहे हैं उनको वो दिखाई दे देती है, वो वहीं पे अपने ब्रेक लगा लेते हैं और गाड़ियां रुक जाती है। उसके बाद येलो लाइट होती है जो मध्यम प्रकाश की होती है, सबसे पहले आगे वाले को, फिर धीरे धीरे पीछे वाले को दिखाई देगी तो वो अपने व्हीकल स्टार्ट कर लेते हैं। फिर ग्रीन लाइट होती है जिसका तरंग दैर्ध्य कम है, विक्षेपण ज़्यादा है, फैलता ज़्यादा है लेकिन तरंग दैर्ध्य कम है, तो वो सबसे पहले आगे वाले को तुरंत दिखाई दे देगा, पीछे वाले को तो बहुत लास्ट तक दिखाई देगा। आगे वाले को दिखाई दिया, उसने अपना व्हीकल निकाल लिया, और पीछे वाला उसके बाद धीरे धीरे निकालेगा। विद्यार्थियों, कल्पना कीजिए यदि ये लाइट्स हम उल्टी कर दें, विपरीत कर दें, हम ग्रीन को रुकने का, येलो को तैयार होने का चलो रहने देते हैं, और रेड को चलने का संकेत करते हैं, तो जो मैंने घटनाएं बताई है ठीक उसके विपरीत घटनाएं घटित होने लग जाती है। यहाँ भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण काम करता है। विद्यार्थियों, यदि ग्रीन लाइट रुकने का संकेत करे, इसकी मारक क्षमता, तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, विक्षेपण सबसे ज़्यादा है, इन तीनों लाइट की तुलना करें तो आप देखोगे कि रुकने का संकेत ये करे तो सबसे आगे वाले वाहन को दिखेगी, पीछे वाले को दिखेगी नहीं। आगे वाले ने तो तुरंत ब्रेक लगा दिए, पीछे वाले को जब तक वो पास आएगा दिखेगी, ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्स बहुत जल्दी काम नहीं कर पाते। वहीं चलने के लिए रेड लाइट कर दें तो जितना आगे वाले को दिखाई देगी उतना ही पीछे वाले को, क्योंकि तरंग दैर्ध्य इसका काफ़ी ज़्यादा है, स्पीडली चलती है तो बहुत पीछे तक वाले को भी दिखाई दे देगी। आगे वाला चलेगा, पीछे वाला भी उसके साथ साथ चलने के कारण आपस में उनके भी टकराने की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए ट्रैफिक लाइट में रेड रुकने का, ग्रीन चलने का संकेत दिया है वो वास्तव में सही दिया है। तो विद्यार्थियों, वर्ण विक्षेपण की घटना, इसका कारण और प्रिज्म की सहायता से आप अलग अलग रंगों को विक्षेपित करके दिखा सकते हैं। इस प्रकार से दोनों घटनाएं हमारी कंप्लीट होती है, पूरी होती है। आशा करते हैं आप इन दोनों घटनाओं को संजो करके याद करेंगे, अपने लेसन को तैयार करेंगे। आज का गृह कार्य प्रश्न अवश्य लिख लें जो आपको आगे काम आएंगे विद्यार्थियों, और अपने गृह कार्य के रूप में करने हैं। अब की बार शुक्रवार को जो टेस्ट है विद्यार्थियों, वो आपने अपने जो अभिभावक हैं उनको कहना है कि शुक्रवार को जो लेसन रह रहा है, 12वें लेसन का हो गया है, 13वें लेसन का हो गया है, 9वें पाठ का टेस्ट हो चुका है। अभी जो टेस्ट लेना है, जो पाठ आपका, जो 3 तंत्र करवाए हैं आपको दूसरे पाठ के, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, तीनों तंत्रों से संबंधित आपको टेस्ट अभिभावकों ने लेने हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अभिभावक वो टेस्ट अवश्य लेंगे, शुक्रवार विज्ञान का टेस्ट। आज के प्रश्नोत्तर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। आज का दूसरा प्रश्न,
वर्ण विक्षेपण क्या है, कारण तथा उदाहरण दीजिए। विद्यार्थियों, इंद्रधनुष की हम बात कर रहे थे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। वास्तव में वातावरण में नमी या पानी की छोटी छोटी बूंदिकाएं या गोलिकाएं होती है। जब इन गोलिकाओं पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, इंद्रधनुष की एक और खासियत आप कभी भी ध्यान कर लेना, इंद्रधनुष हमेशा उस स्थिति में ही हमें दिखाई देगा जब आपकी पीठ सूरज की ओर होगी। मान लीजिए इस तरफ सूरज है तो हम इधर देखेंगे तो हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। बरसात सीजन में हम पीठ सूरज की ओर करके इधर देखेंगे तो इधर दिखाई देगा। शाम के वक्त यदि हमने इंद्रधनुष देखना है, मान लीजिए इस तरफ सूरज है, तो आपको इधर देखने पर ही इंद्रधनुष दिखाई देगा। उसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्यों है ये आप इस दृष्टांत से समझने की कोशिश करें। ये मान लीजिए सूरज है, सूरज से सफ़ेद प्रकाश जब आता है, जैसे ही इन बूंदिकाओं में प्रवेश करती है प्रकाश की किरणें, तो ये चूंकि पारदर्शी है, ये बूंदें पार जाना चाहिए, लेकिन ये जो एंगल होता है ये क्रांति कोण से ज़्यादा होता है, जो कि आपको पहले बताई थी। इस स्थिति में ये वापस इसी माध्यम में लौट करके और इस तरफ ही बाहर निकल आती है प्रकाश किरणें। ऐसे ही ऐसे सभी बूंदिकाओं से जब प्रकाश किरणें बाहर निकलती है तो बाहर निकलते वक्त ये अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो जाती है। अलग अलग बूंदों ने सारे रंग विक्षेपित किए तो ये एक हमें पट्टिका सी नजर आती है इंद्रधनुष के रूप में। चूंकि ये धनुष के रूप में दिखाई देने का कारण वही है, जैसे आसमान आपको एक टोकरे के समान दिखाई देता है, क्षितिज आपको कहीं न कहीं नजर आता है, आसमान की शेप में ही आपको ये नजर आता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। प्रश्न उत्तर आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।